विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग गोदान की चर्चा कर रहे थे और आपको अच्छे से ज्ञात है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसके बहुत सारे अध्यायों पर मैंने वीडियो बना करके अपलोड किया है। आप अगर गोदान को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो से गुजरे और पूरा देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा, ज़रूर कुछ न कुछ मदद मिलेगी और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और बाकी अपनी समझदारी को विकसित करने के लिए आपके लिए बहुत फायदा, बहुत लाभ होगा। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि शॉर्ट देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। तुक्के में कुछ मिल गया वो अलग बात है, बाकी अगर कुछ चीज़ों को अर्जित करना है, अपने आप को अंदर से संतुष्ट करना है, तो फिर धैर्य, परिश्रम और समय देने की आवश्यकता होती है। और मुझे यकीन है कि आप वो सब करेंगे जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। वो बेहतरीन रास्ते को चुनने के लिए वो सब करना ही होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि गोबर जब लखनऊ से नौकरी वोकरी करके पैसा कमा के वापस गाँव में आता है और गाँव में आकर किस प्रकार से अपना रुतबा जमा रहा है, फिर अपने ससुराल भी जाता है और जब ससुराल के घर पहुँचता है, पहुँचने के बाद क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे थे। भोला ने सूतली खाता बंद कर दिया और पथरीले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर कि तुम्हारा सिर काट लूं तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो। अब क्या कहूँ, जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसी उसकी सजा भगवान देंगे, कब आए। देखिए, वो सब बात बोलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि गोबर अब सक्षम हो चुका है, अच्छा काम धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसका लेवल बढ़ गया है, इसलिए उसका कहते हैं तो उसके सारे गुनाह माफ कर रहे हैं वो लोग, उसके ससुराल वाले भी। गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भाग्योदय का वृतांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे ये मांगी वरदान मिल गया। भोला भी यही चाहता था कि उसका बेटा भी काम में लग जाए, गाँव में घूमता फिरता है, सिर्फ दिन भर भांग पीता है, गांजा पीता है और घूमता रहता है। तो वो भी परेशान था कि बेटा काम पे लग जाएगा तो अच्छी बात है ना। जबकि घर पर एक ने एक उपद्रव करता रहता था, बाहर चला जाएगा तो चार पैसे पैदा करेगा, किसी को कुछ तो दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा हो, इससे रहते बना तो साल दो साल में आदमी हो जाएगी। हाँ, जब इससे रहते बने सिर पर आ पड़ी तो आदमी आप समझ जाता है। और कब तक जाने का विचार है, होली करके चला जाऊंगा तो खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूं तो निश्चित हो जाऊं। होली से कहूँ अब की अब बैठ के राम राम करें, कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए, वहाँ किसी वेद से तो तुम्हारी जान पहचान होगी, खांसी बहुत दिक्कत कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वेद तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं, उनसे हाल करके दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को चोट करती है कि दिन? नहीं बेटा, रात को आँख नहीं लगती, वही वहाँ कोई डोल हो तो मैं भी वहीं चलकर यहाँ तो कुछ पड़ता ही नहीं पड़ता, पता है कि मुझे भी ले चलो, तो छोटा मोटा काम को दिलवा देना, और खांसी बहुत परेशान कर रही है। रोजगार का तो मजा वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा, यहाँ रुपये का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है। वहाँ 5-6 सेर के भाव से चाहो तो एक घड़ी बड़ा दूध बेच लो। जबकि गोबर के लिए दूध या शरबत बनाने चला गया। बोला ने कान देखकर कहा, भैया अभी संसार से जीव उग गया है, जबकि का हाल देखते ही हो, कांपता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख से गई रोटी खाऊं, पड़ा रहूं, कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पाँव सहलाऊं, खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता और कोई लोटे को पानी नहीं पूछता, गैया टूट गई है, खुदा किसी को इसकी सूझ नहीं है, जब मैं कमाऊंगा तभी बनेगी। मतलब उसकी स्थिति क्या होगी,
बाल बच्चे अपनी दुनिया में मस्त है, मेरी स्थिति इतनी खराब है, फांसी हो रही, कोई पूछने वाला तो नहीं। मतलब तो व्यक्ति की जो अपनी दुनिया होती, स्वार्थों की दुनिया। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 से का दूध बेचो, नगद कितने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है, मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है, 10 सेर दूध तो महीने जित लेता हूँ, तुम्हें किसी तरह का कष्ट न होगा। जग्गी दूध या शरबत ले आया। गोबर ने गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांस से मेरी चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे स्वर में कहा, क्रोध को बेटा आदमी अंधा हो जाता है, मैं तुम्हारी कोई फूल लाया था, उसे लेते जाना, यह खूब खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नई 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 गोई लेकर क्या करोगे, इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपये भिजवा दूंगा, रुपये कहीं जाओ, बाहर थोड़ी ही है बेटा। देखिए कि गोबर कितना दुनियादार है, उसको लोगों को मैनेज करने का बहुत आइडिया सीख गया लखनऊ जाने के बाद, किससे क्या बात करना है, उसका उसको कुछ टेक्निक है ना। इसलिए वो कह रहा है कि वो मतलब बेल ले की बात होती है तो बोला, बेल तुम्हारी खरीदने की बात कर ली, तो बोलता है कि नहीं नहीं क्यों खरीदोगे, ये बेल ले जाओ, तुम्हारे मेरे पैसा, बोले पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए आप जब सक्षम होते हैं, आपकी जब औकात होती है ना, तो सब आपको उस तरह से डील करते हैं। लेकिन जब आप भिखमंगे होते हैं, आपकी औकात नहीं होती है, तो सब आपको और भी नीचे गिराना चाहते हैं, और भी लात मारना चाहते हैं। दुनिया का यही असूल है। बिरादरी का ढकोसला है, नहीं तुम्हें और हमें कौन सा भेद है। सच पूछो तो मुझे खुश होना चाहिए कि दुनिया भले घर में है, आराम से है, और मैं उसके खून का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो कोई उसके साथ थी, और दही की 2 हांडियां ले जग्गी पीछे पीछे आ रहा था। मतलब इतना अच्छा मैनेज करता है ना गोबर कि क्या पूछिएगा। गोरी बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाता है। वो गोबर कहाँ से सीखा, शहर गया, आचार व्यवहार सीखा, लोगों से मिला, दुनियादारी देखी, मतलब भाषा बोलने का तरीका, किससे क्या बात करना, क्या दुनिया में चल रहा है, पैसों का क्या महत्व है, अच्छी मतलब। इसलिए वो जब भी किसी से बात करता है तो बड़ा बड़ा चढ़ा के बात करता है। अपने आप को बिल्कुल डाउन डाउन कहीं नहीं दिखाया। गाँव में जहाँ भी गाँव में लौट के आया, तो सबके सामने अपना रुतबा ही दिखाया उसने। ये गोबर का स्टाइल है। तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि गोबर का शहर जाने के बाद पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरी तरह से उसका व्यक्तित्व बदल गया, रूपांतरण हो गया, उसका कायांतरण हो गया उसका। तो हवा पानी बदला, लोगों को देखा, दुनिया देखी, पढ़े लिखे लोगों की दुनिया में गया, तो सब कुछ सीखता है आदमी। अगर हम एक ही कहते हैं ना कि कुएं के मेंढक बन के रहेंगे, एक ही छोटी जगह में रहेंगे, तो शायद सीखना मुश्किल होगा। तो वही बात है। अब देखिए होली का जो त्योहार आता है, होली का त्योहार कैसे मनाते हैं गाँव में, और उसी का अगले में बातचीत करेंगे। और यहाँ पर फिर किस तरह से गोबर का अपनी माँ से, अपनी पिता से झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर के वापस लखनऊ चला जाता है। देहातों में साल 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से ही, 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है, आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है, और सावन भादों में कजलियाँ होती है। कजलियों के बाद रामायण का होने लगता है। सेवरी सेवरी भी अब बात नहीं है। महाजन की धमकी और कारिंदे की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डालती। घर में अनाज नहीं रहे, देह पर कपड़े नहीं है, घाट में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता है। मतलब जो मनुष्य की जो सहज वृत्ति है, सहज जो भावना है, उसके बारे में प्रेक्षक बात करें कि आपके पास पैसा हो या ना हो, जेब में कुछ हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। कहते खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुश रहना फ्री है, इसलिए खुश रहना चाहिए आदमी। क्योंकि जो समय हमारा है वो जा रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। इसलिए अगर हम खुश रहेंगे, अपने हर पल को बड़ी खुशी के साथ जिएंगे, और हर लम्हे का आनंद लेंगे, तो अभाव भी हमें धीरे धीरे अंदर से खुशी प्रदान करेगा। और हमारी जो अंदर की सकारात्मकता है, उससे हमारी कर्म शक्ति भी बढ़ेगी, और हमारा भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और हमारी जिंदगी धीरे धीरे सही रास्ते पर आने आएगी। क्योंकि गरीब आदमी के पास क्या होता है, खुशी तो होती है उसके पास, बाकी तो कभी खाना मिला नहीं मिला। देखिए गोरी गोरी की हालत कितनी बुरी है, पेट में खाना नहीं मिल रहा टाइम पे उसको। मतलब उससे अंदाज लगा लीजिए कि क्या स्थिति है इन लोगों की। कपड़ा लत्ता खरीदना, जूता खरीदना, वो सब दूर की बात है। जब आदमी को भरपूर जो मतलब 2 पेट तो खाना चाहिए उसको, कम से कम भूख लग रही तब। अगर वही उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, उसकी व्यवस्था उससे नहीं हो पा रही है, या उसकी स्थिति इतनी दयनीय है, दूरदशा है,
तो उससे हम उसकी बाकी तमाम चीज़ों की वास्तविकता या हकीकत की पड़ताल कर सकते हैं या उसका हम अंदाज लगा सकते हैं। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान रोकेराम की चौपाल थी, वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें सामर्थ्य थी कि अपने द्वार पर जलसा कराता। भाई जलसा कराना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा। बस लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नलकों को अपने द्वार पर खींच लिया और रोकेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग फूट रही है, पान के बीड़े लग रहे हैं, रंग बोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है, भंग रखी हुई है। पीछे को ढोल मजीरा सब मौजूद है, गायक है। जिसे देखो गोबर के द्वार के तोड़ा चला जा रहा है। यह भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहारें, हाँ सेब और बादाम गोबर खुद लाया है। पीते ही चेला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। खबिया तंबाकू लाया है, खास बिस्वा की रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपये कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है, दल की ये शोभा है। और केवल भंग ही नहीं, जितने गाने वाले हैं सबका नेवता भी है और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न गाने वालों की, न अभिनय करने वालों की। शोभा की नगरों की ऐसी नकल करता है कि जो कोई करेगा तो बोले की नकल करने क्यों तो उसका स्थानी नहीं है। जिसकी बोली हो उसकी बोली बोले, आदमी की भी जानवर की भी। गेंदा नकल करने में बेजोड़ है, वकील की नकल वह करे, पटवार की नकल वह करे, थानेदार की बात, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ बेचारे के पास ऐसा सामान नहीं है, मगर अब की खबर ने उसके लिए सामान मंगा लिया है और उसकी नकलें उसकी नकलें करने जो होगी। देखिए अब क्या होता है कि उसमें वो कहते हैं मिमिक्री होती है सबकी, बहुत लोकल त्योहार का समय है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो गोबर ने इस बार अपने घर पे सब कुछ किया और सबकी मिमिक्री करनी, उनकी लोग इंसल्ट करनी, जो लोग हमेशा अपने आप को रोमांट रखते हैं, नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसानों को परेशान करते हैं। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। बस बजते बजते 3,000 आदमी जमा हुए। कितने काफी संख्या हुई, 3,000 लोग आ गए भाई। और जब गिरधरपुर जी पूरी सी का रूप धरे, अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाड़ से यानी कि माथे में बाल नहीं है, वही बड़ी मूछें और वही तोंद, बैठे भोजन कर रही है और पहले ठकुराइन बेटी पंखा जल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देख कर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वो जोबन है कि कोई जवाब भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन खुलकर कहती है, तभी तो नई नवेली लाए, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वो तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी ये बातें सुन लेती है और खूब मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने के लिए विफल चेष्टा करते हैं। उससे क्यों रूठी हो मेरी लाडली, तुम्हारी लाडली जहाँ है वहाँ जाओ, मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती और झाड़ू लेकर घर में घुसती और फिर झाड़ू ऊपर जुड़ाती है। ठाकुर साहब झाड़ू बजाकर भागते हैं। देखिए मेरे ख्याल उसकी कॉपी कर रहे हो कि ठाकुर के घर में क्या होता है, ठाकुर ये कैसे इंसल्ट करना एक तरह से। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए का दस्तावेज लेकर 5 रुपए दिए, शेष नजराने और कहवे और दस्तूरी को ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होते हैं, पर जब कागज लिख जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो चुपा कर पूछता है, ये तो 5 है मालिक, 5 नहीं 10 है, घर जाकर मिल लो। नहीं सरकार 5 है। 1 रुपया नजराने का होगा कि नहीं? हाँ सरकार। एक तहरीर का? हाँ सरकार। एक कागज का? हाँ सरकार। एक दस्तूरी का? हाँ सरकार। एक सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब ये पांचों भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है,
नहीं सरकार, ये रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पाठ करने को, एक बड़ी ठकुराइन के पाठ करने को, बाकी बचा वो एक हुआ आपके क्रियाक्रम के लिए। ठीक है ना, मतलब किस उसमें जो लोकल जो साहूकार थे वो सारा ब्याज लेते थे, उसी को लेकर के पूरा कमेंट किया किस प्रकार से किसानों की स्थिति में दुर्दशा क्यों थी। वो इतना मेहनत करते थे, इतना श्रम करते थे, उसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता था। उसका कारण था, उसका कारण ये नहीं था कि खेती अच्छी नहीं थी या वो काम नहीं करते थे या उपज नहीं थी। उसका कारण था कि एक सबसे पहली बात वो अनपढ़ थे, उनको हिसाब किताब नहीं आता था। दूसरा है कि जो कारिंदा फलाना ढिमला जो सब था हिसाब करने वाला सब उसको चूना लगा देता था हमेशा। उसकी फसल सारी की सारी वही ले जाता था और किसान कुछ बोल नहीं पाता था। फिर जिससे पैसा लगा था सूद पर वो भी उसको लूटता था। तो उस स्थिति में वो किसान बेचारा उस समस्या से अपने आप को बाहर कैसे निकाल पाएगा। और सरकार की तरफ से कहीं कुछ छूट नहीं थी, उसको लगान दे रही है, बाकी सारी चीज़ कुछ कर रही है। तो मतलब उसकी तरफ से बोलने वाला, उसका पक्ष रखने वाला तो कोई था ही नहीं भाई। वो क्या करेगा वो? तो उस स्थिति में तो उसकी ऐसा दुर्दशा ही हो रही है। इस तरह डोकेराम और पटेश्वरी और दादागिरी की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और पंक्तियों में चाहे कोई नया पढ़ना हो, नकलें पुरानी हो, लेकिन किरदार का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल डरते थे कि विवाद की बात में भी हंसते थे। रात भर पढ़े थे, होती रही उस सताए हुए दिल, कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई और कौवे बोल रहे थे, मतलब सुबह हो रही थी, मतलब पूरी रात भर चल रहा था, पढ़े थी उसको बोलते हैं ना नकल करना। इस प्रकार का होली में देखिए लोग की अपनी एक परंपरा रही है या लोग का अपना एक उत्सव का जीवन रहा है। उसने कहा ना कि चाहे कितना भी अभाव हो लेकिन हंसना मुस्कुराना खुश रहना तो जरूरी है। तो सारी चीजें उसी श्रमजीवी वर्ग, उसी मेहनत कश वर्ग की है। तिलकानी की फसल आने का समय भी है ना, तो फसल आने की खुशी भी तो है, समृद्धि आ रही, घर पे अन्न आ रहा है, धान आ रहा है। तो उस खुशी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उन सारी चीजों को भी यहाँ लेखक प्रेमचंद इस उपन्यास में दिखा रहे हैं। सवेरे होते ही से देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे, मुखिए तमाशा बन के उधर निकले, वही उधर ही दो चार लड़के पीछे लग जाते हो, वही फिक्रे कसते। जीबू ऋषि को दिल्लगी आदमी थे, उसे दिल्लगी में ले लिया, पर पटेश्वरी ने कुचलने की बुरी आदत थी और पंडित दादादीन तो इतने तुरंत मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे, पर सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कालिदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका लेते थे। उनकी ऐसी ऐसी उड़ाई जाओ अपने ही गाँव में लूट के लिए असहायता, अगर उनमें धर्म तेज होता तो दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सबके सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही कहाँ रहता है, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होली के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले कि आज भी तुम काम पर न चलोगे होली, अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना फर्ज हो गया ये तुम नहीं सोचते। तो देखिए मैंने कहा नहीं, गोबर ने तो सब कुछ कर दिया लेकिन इसी कीमत बेचारे होरी को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि होरी को तो इसी गांव में रहना है, पुराना आदमी है वो क्या ही कर सकता है बेचारा। तो गोबर तो नया नवेला नौजवान है, उसको जो सोचा भी है और पैसा भी उसके पास है तो कुछ भी कर सकता है, कर ही रहा है। तो गांव के लड़कों को इकट्ठा करके सारा तमाशा करता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। और जब वो ये सब समझ नहीं पाता है तो इसकी सजा किसको भुगतनी पड़ती है? इसकी सजा भुगतनी पड़ती है हमारे मंडी सर को। और सर हमारे मंडी सर होरी जी को। तो होरी इसी स्थिति में, इसी दशा में होरी की दुर्दशा होती जाती है बेचारी। और मैंने कहा नहीं, होरी इस सब स्थिति में कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं बोल पाता। क्या करेगा, उसकी वैसे ही पहले से स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। गोबर देर से सोया था, अभी अभी उठा और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दादाजी की आवाज कान में पड़ी। माला भी करना तो दूर रहा, उल्टे और हिगड़ी दिखाकर बोला, अब वो तुम्हारी मजदूरी न करेंगे, हमें अपनी ऊख जमानी है। दादाजी ने सूरती मांगते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, पेट में छोड़ना है तो छोड़ दे, करना हो करे, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमाई लेकर कहा, उन्हें तुम्हारी गुलाबी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी
काम किया और नहीं इच्छा नहीं करेगी, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमारी काम नहीं करेगी तब हमारे रुपये सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद भी करते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपये दे दो। मेंटल सेट बनते हो तो मेंटल सेट रहता हूँ। अब मैंने कहा कि पंडित मतलब उसको मालूम है कि कैसे इसको निपटना है, तो वो उसके बाप के माध्यम से सारा खेल खेल रहा है। मैं पैसा दे दो हमारा, तो हमें कोई लेना देना नहीं है अगर तुम्हें काम नहीं करना है, क्योंकि उसको पता है इसकी कमजोरी क्या है। होरी ने दादाजी से कहा, तुम्हारी चाकरी से कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी उख भी तो मोदी को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, मैं तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहो, भूल जो खाते हो। यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपये दे दो भैया, लड़ाई काहे की, मैं आने रुपये ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गाँव घर का समझकर आध आने रुपये कर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम 1 रुपया पर 1 आना लगाता हूँ। तो गोबर कह रहा है कि हम 100 रुपये पर 1 रुपया देंगे। एक कौड़ी बेसी नहीं, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपये की गर्मी हो गई। देखिए पंडित क्या बोल रहा है, अच्छा बहुत ज्यादा पैसा हो गया, बहुत गर्मी दिखा रहा है मेरे को। गर्मी उन्हें होती जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बेल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 रुपये और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों को किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200 कुछ हद कितने दिन हो गए दादा, मोरे ने कातर कंठ से कहा, वही 8-9 साल हो गए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 2 साल, 30 रुपये के 200 रुपये, 1 रुपये हिसाब से कितना होता है। उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं। असल में मिलाकर 66, उसके 70 रुपये ले लो, इससे बेसी में कोड़ी न दूंगा। दादाजी ने होरी को बीच में डालकर कहा, चूकते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये लूँ, नहीं तो गलत करूँ। इस तरह का व्यवहार हुआ तो के दिन संसार चलेगा। देखिए पूरा अपना ईश्वरी दुनिया में चल रहा है कि मतलब पंडित को लगता है कि मतलब सब कुछ हमें डिसाइड करेंगे, सारा नियम कानून सब कुछ हमें ही पता है, बाकी सब तो मूर्ख है। और वो कह रहा है कि मतलब धर्म मतलब अगर मेरे साथ कुछ अन्याय होता है तो दुनिया में अत्याचार बढ़ रहा है, और अगर मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ तो मैं बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ। मैं अगर लोगों को लूट रहा हूँ तो अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी ने लूट लिया तो दुनिया में पाप हो गया, अन्याय हो गया, कानून टूट गया। ऐसी बात पूरा पंडित बोलता है। मतलब वो ठग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उससे कोई सही हिसाब दे रहा है, उससे कोई सही बात कह रहा है लॉजिकल, तो उसको लग रहा है कि मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। तो उसको किसी भी शर्त पर किसी भी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहिए बस। और उसके लिए फिर धर्म, ईश्वर और तमाम तरह की आध्यात्मिक बातें करता है। उसको ज्ञानवान तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अब जहाँ कहते हैं कि अंधे में काना राजा, गांव के लोग बिल्कुल नहीं जानते, तो उनके लिए क्या है। और तुम बैठे सुन रहे हो, अगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपये हजम करके तुम छेड़ न पाओगे। क्या बोला, मैं पंडित तुम्हें श्राप दे दूंगा भाई। मतलब ब्राह्मण होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है इस भारतीय समाज में। जो आपको श्राप भी दे सकता है, आपको वरदान भी दे सकता है, आपको पापी भी बना सकता है, आपको पुण्य आत्मा भी बना सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे 70 रुपये भी छोड़े, अदालत देने जाऊंगा, जाओ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो आपके पूरे 200 रुपये लेकर दिखाऊंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर तुम। वो कह रहा है कि मतलब मैं तो कुछ नहीं करना, अदालत में जाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं पंडित हूँ बस, और तुम मेरे द्वार पर आओगे, तुमको आना पड़ेगा और मैं पूरे 200 रुपये लूंगा तुमसे। देखिए हो रही मैंने कहा नहीं, बहुत धर्म भीरू आदमी है वो। और गोबर एकदम बिल्कुल फटाफट फॉरवर्ड आदमी, सब कुछ बात साफ करता है। तो यहीं पर गोबर और होरी के बीच मिसकम्युनिकेशन होता है, और सारी जो होती है जो की बात बननी चाहिए दोनों में, लेकिन दोनों में बात नहीं बन पाते, वहीं से मामला बिगड़ता है। और होरी अपनी धर्म भीरुता के चक्कर में कह सकते हैं कि अपने घर को भी डाउन करता है, और गोबर के
साथ भी उसका रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता है। गोबर से कैसे, तो थोड़ी गोबर की भी गलती है, तो आपस में मिसकम्युनिकेशन होता है और उसका फायदा कौन उठाता है? दातादीर उठाता है। क्योंकि दादाजी को पता है कि गोबर से मैं बात करूंगा तो गोबर से मैं जीत नहीं सकता हूँ, इसलिए होरी ही मेरे लिए अच्छा है, होरी ही मेरा सही कस्टमर है, हमेशा से पहले से ही मैं इसको जानता हूँ, उसकी कमजोरी भी मुझे पता है, और भोला भी है, धर्मवीरू भी है, जो बोलेंगे वो कर लेगा, कभी कभी अपोज नहीं करेगा। इसलिए आप देखिए पूरे उपन्यास में हमेशा होरी को ये लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं किसी न किसी रूप में, और होरी हमेशा बेवकूफ बनता रहता है, चाहे उसकी आर्थिक दुर्दशा कितनी भी बुरी भयंकर है, उसकी हालत चाहे कितनी भी खराब है, लेकिन फिर भी वो अपोज नहीं करता है। दादाजी चिल्लाए हुए लौट पड़े, और अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। मैंने कहा ना, धर्म बेरुआ में वो धर्म की क्रांति के चक्कर में उसको डरा दिया। उसको मैंने कहा ना, वही यही तो लोग पहले पंडित लोग करते थे हमेशा, में गरीब लोगों को डराने का तरीका क्या है कि मैं श्राप दे दूंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा रुपया खाया मतलब तू नरक में जाएगा डायरेक्ट, बस खत्म होगी सारी कहानी। और तू बोले हमारा कितना भी शोषण कर रहा है, तो हमें कितना भी बेवकूफ बना रहा है, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तू पंडित है, तुमको तो भगवान ने वरदान दिया हुआ, मनुष्य गुरु ने वरदान दे रखा भाई तुम महान हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम हमारा कितना भी शोषण करो, तुम्हारा पेंट भी उतार लो, तुम्हारी चड्डी भी उतार लो, तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हारे से सवाल भी कर लिए तो हम बहुत बड़े अपराधी हो गए। बस मनुस्मृति के कानून और जो लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है, उसमें यही अंतर है, इसी बात को समझने की आवश्यकता है। सच्चाई और कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की आवश्यकता यही है। अगर ठाकुर या बड़िए के रुपये होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपये, होरी की चिंता ये कि ब्राह्मण का रुपया कैसे खा सकता है। उसकी एक पाई भी न दबाई गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू पर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म विरूपण दस्त तो उठा, उसने तोड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए, आर्त स्वर में बोला, महाराज अब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा, लड़कों की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे और तुम्हारे बीच हुआ है, यह कौन कौन होता है। देखिए मेरे कहने की धर्म गुरु इतना है ना कि उस चीज के लिए मतलब उस डर से बाहर आने को राजी ही नहीं है। दादाजी किराना पड़े, जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपये के 70 रुपये या अदालत जाओ। अब ये अदालत की हवा नहीं खाइए, तभी एक बार किसी के पाले पड़ जाओगे तो फिर निताव न रहेगा, 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गया। पंडित क्या बोला, तानाशाह हो गया, डिक्टेटर हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई की बात बोल दिया ना, उसके हिसाब किताब को गड़बड़ कर दिया उसने ना। क्योंकि गोरी को तो पता चलता नहीं हिसाब किताब के बारे में, और गोबर ने उसका हिसाब किताब लगा कर निकाल दिया कि तुम कितने पर कितना ब्याज लगा रहे हो। इसलिए देखिए आदमी का पढ़ा लिखा होना और चीज़ों को समझना कितना जरूरी है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कोई भी आपको कभी बेवकूफ़ बना देगा, और जब कोई भी आपको कभी बेवकूफ़ बना देगा फिर आप उससे निपट भी नहीं पाओगे। तो होरी के साथ यही दिक्कत है। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारे एक एक पाई चुकाऊंगा, तो कल से हमारे यहाँ काम पर करने आना पड़ेगा। अपनी उपबोना है महाराज, नहीं तुम्हारा ही काम करता। दादाजी चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने, तुम्ही लोगों ने तो इन सबों को मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए तो अब 200 रुपये लेगा, और डांट ऊपर से बताएगा तो तुमसे मजदूरी कराएगा, और काम करते करते मार डालेगा। बात तो सही बोल रहा है गोबर, मैं जितना पैसा दिया उसका हिसाब दे रहे बना करके, तुम अपने हिसाब से मर्जी से हिसाब बना रहे हो और लूट रहे हो। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने हाथ में। उनने जिस ब्याज पर रुपये लिए वह तो देने ही पड़ेंगे, वे ब्राह्मण ठहरे, उनका पैसा हमें बचेगा, ऐसा माल तो उन्हीं लोगों को फंसता है। गोबर ने तोरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने की कौन कहता है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे, बंद वाले बाहर अपने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो, और क्या किसी को लूट लोगे। उनका रोया तो दुखी होगा, हुआ करे, उनके दुखी होने के डर से दिल क्यों को दे। बेटा जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो, जब मैं मर जाऊँ तो तुम्हारी जो इच्छा हो करना। कोई ने बताया ना, एक तरफ तो धर्म गुरु आदमी एक तरफ बोल रहा है कि जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने हिसाब से करना है। क्योंकि गोबर यहाँ सही है, क्योंकि उस सारे तंत्र से बाहर
वो निकालना चाहता है क्योंकि खुद निकल चुका है। उसने मेरे कहा दुनिया देखी, बाहर का ज़माना देख लिया ना, इसलिए उसे पता चल गया कि वास्तविकता क्या और खेल असल में कौन कहाँ किस तरह से इस खेल को चलाता है। तो गोबर बहुत सारी चीज़ें समझ गया और समझता है, इसलिए गोबर ज़्यादा अच्छे से उन सवालों का जवाब भी दे रहा है। मेरे कहने की लॉजिक तर्क जानता है, तो बात करने का उसके पास सलीका है। तो फिर तुम ही देना, मैं तो अपने हाथों अपने पाँव कुल्हाड़ी न मारूंगा, मेरा गधा बोल था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया तुम मरो, मैं क्यों अपनी जान दूं। ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। चुड़िया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े। गोबर ने सारा वृतांत का सुनाया और अंत में बोला, इनके रुपए ऊपर इनका बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा। इन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खतक में गिरूं। इन्होंने मुझे पूछ कर कर लिया, क्या मैंने ले लिया, मैं उनका देनदार नहीं हूँ। वो क्या बोल रहा है, ये बात क्या बताएं, इन्होंने सारी उम्र कमा कमा करके दूसरों का घर ही भरा है, और मैं समझा रहा हूँ लेकिन मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ इनको। उधर मुखिया ने गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा था। यह लौंडा शिकंजे में न कसा गया तो काम उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी प्यादे से फर्जी हो गया है, न टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपये सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत में जाओ। रात है, इसने सारे गांव में के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखिया में भी ईर्ष्या की कमी रहती। सभी अपने अपने बराबर वालों के प्रयास में प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नौखेराम में बातें हो रही थी। देखिए आपस में उनके अपने लफड़े थे कि सबकी हंसी उड़ाई थी कि अच्छी बात है, हंसी उड़ाना चाहिए। भाई बड़े लोगों की अपनी ईर्ष्याएं होती है और वो खतरनाक ईर्ष्याएं होती है। मैं तो बचा मैं तो बचा कर बकाया लगान दावा करके ठीक कर दूंगा। यह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया है, और उनका कौन हिसाब किताब देखता है। आज ही प्यादा भेज कर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों उप होने के लिए खेत सींच रहे थे कि उनकी खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत भर्ती पड़ा हुआ था। अब बेल आ गई तो क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, मतलब आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। न बोलते थे न ताकते थे। होरी बेलों को हाँक रहा था, गोबर जोत ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी कि उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि जी कुर्सी की छुट्टी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर खुद खाती है। तो देखिए छोटे बच्चे किस प्रकार से झगड़ते हैं, फिर गोबर उसको मार देता है, उसी को लेकर गुस्सा हो जाती है उसकी माँ, है ना। तो यहाँ से फिर और भी मामला बढ़ता चला जाता है। तो जब गोबर उसको लड़की को मार देता है तो वो घर चले जाते हैं। फिर अब वो पानी दे रहा था ना खेत में, काम कौन करेगा वहाँ पर। तो गोबर जाकर घर जाकर के अपनी पत्नी दुनिया को बुला के ले आता है। गोरे ने पूछा, पानी कौन चलाएगा। दौड़े दौड़े गए और दोनों को भगाए। अब जाकर मना क्यों नहीं आते। तूने इन सबों को बिगाड़ रखा है, इस तरह मारने से वो निर्लज हो जाएगी। तो हुजूर खाना बंद कर दो, आगे ठीक हो जाए। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं। पाँव एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है, और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और बड़ी कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लगी हो, उस पर तीसरी चोट पड़ी। देखिए ये दिखा कि बार बार पर झगड़ा हो रहा है, कभी रोकेराम के लिए, कभी माता दीन के लिए, कभी किसी के लिए, कभी बच्चों के लिए। तो मतलब वो कहते हैं ना कि मनमुटाव लगातार दोनों में बढ़ता जा रहा है। अब इस मनमुटाव को जोड़ना बहुत मुश्किल है। गोबर ने घर जाकर दुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। दुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रही। माँ को भी गोबर की उद्दंडता बुरी लगी थी। रूपा को मारना मारता तो वो बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असहाय था। अब देखिए वहाँ भी उसकी अपनी मजबूरी है, उसकी अपनी समस्या है। अब इनका नहीं कि गोबर पूरी तरह से अपने आप को अलग कर रहा है अपने परिवार से, जैसे कि होरी का परिवार अलग है, उसका परिवार अलग हो चुका है, और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है परिवार के लिए।
तब शायद कह सकते हैं कि वो अपनी औकात भूल रहा है या उसको अपनी उस ज़िंदगी को भूल रहा है कि मैं मुझे क्या करना था, मुझे कैसे परिवार की ज़िम्मेदारी जब उठानी है, तब वो उस ज़िम्मेदारी से अपने आप को दूर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर माँ से भी पूछता तो माँ तो उसके पक्ष में ही होती, लेकिन वो माँ भी नहीं पूछ रहा है। और अब क्या बोल रहा है कि आगे आज ही रात में चला जाऊँ, गोबर लखनऊ जाने की बात सोच रहा है। देखिए सारे कारिंदे उसके पीछे लगे हुए हैं। दोनों भोजन करके बाहर आए और नौखेराम ने प्यादे न कर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। गौरी ने गर्व से कहा, रात को बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का मौका मिला है, जो कुछ अर्ज करना हो वहीं चलकर करना। होने की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आध घंटे में गोरी लोटा और चले भरकर पीने लगा। अब गोबर से रहा गया, पूछा, किस मतलब से बुलाया था? मतलब मतलब बात नहीं हो रही थी, फिर भी दोनों बातचीत कर रहे हैं। और गोबर बोल रहा है कि आपको क्यों बुलाया था उसको इधर रात भर? गोरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। तो उस दिन मैंने बुक बेची, 25 रुपये वही उनको दे दिए। और आज वो 2 साल की बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं तेरा नहीं दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते हैं क्यों? मैं क्या जानता वो लोग बेईमानी करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बेर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? अब देखिए सरकार की मामला वही है। कुछ होवर्ड ने किया था ना सारा, उनकी मिमिक्री किया था, हंसी किया था, इंसल्ट किया था, उसी का वो लोग बदला ले रहे हैं, गोरी से ले रहे हैं। गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारे बाल भी माफा न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेते में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा। एक आध रुपया वसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने नई आग लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देर जाने कैसा बेड़ा पार लगेगा। बेड़ा है कि तुमने सब कुछ किया, इसलिए सब अपनी जमीन से बेदखल करने की और अधिक लगान लेने की बात कर रहे हो। और भगवान ही मालिक है उसका। मैंने कहा कि होरी का मालिक तो भगवान ही है। वो बार बार भगवान के पास ही जाता, परिस्थिति को समझने की कोशिश नहीं करता, या अपने अधिकार या अपने राइट की बात वो नहीं कर रहा, इसलिए उसके सामने समस्या आती है हमेशा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ, तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। ये बेदखली करते हैं तो करें। मैं उनके हाथ में गंगाजली रखाकर अदालत में कसम दिलाऊंगा, तुम दुख दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना पैसा खोना चाहता। ठीक है? बोला कि ठीक है, हम अभी कानूनी तरीके से बातचीत करेंगे। वो उसी वक्त उठा और नौकेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है। खबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में सड़क की सिकुड़ता भरी हुई थी। खबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और अब अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं? ये कैसा गोलमाल है? नौकेराम ने मकसद मसनद पर लेट कर रोक दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। खबर ने हाथ स्वर में कहा, तुम्हें घर में कुछ नहीं हो, तुम अपने घर में सब कुछ होगी, यहाँ कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए, मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठवाकर रुपये दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे सीधे किसान ये सीधे साधे किसान है, कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू है। राय साहब वहीं रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें खोवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रहती रहती हाल खाऊंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपये वसूल कर लेते हो। और देखिए उसका ज्ञान यहाँ काम आ रहा है। होरी इस सब चीजें नहीं समझता है, गोबर समझता है। इसलिए गोबर उनको बता रहा है कि तुम्हारी अगर बहुत ताकत है, तुम बहुत औकात वाले हो, तो मैं भी औकात वाला हूँ। और राय साहब के पास ही रहता हूँ, मैं सारी बात बताऊंगा, देखता हूँ तुम कैसे निकलते हो। तो ये भी तो उनके गुलाम है, सब कहाँ जाएंगे? उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट
जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्ट बाध्यता ने उस पढ़ित हुए पत्थर का भेद डाला, जिससे सज्जित होकर नौखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। तो गोबर ने वापिस सेंध मार दी साले को कि देख क्या करता हूँ, बात बता क्या करता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। नौखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्व क्यों हो रहे हो? इसमें गर्व होने की कोई बात है? अगर होने ने रुपए दिए हैं तो कहीं न कहीं तो टांगे होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, शायद होरी रुपए दिए थे। तुम निशा खाते रहो। अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, वरना मैं ही रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ वीरू बूढ़ा हुआ सा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए देते हो जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा तो तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ। दादाजी ये तो देकर भरपाई दिखा देना। इसके ऊपर तुमसे एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी न पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं रहता हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूँ। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कही देता हूँ कि किसी से पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मगरू लारी दादाजी सभी से 1 रुपया सीधे चुप कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई, बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर खुद की बॉडी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शांत जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत बहुत 2-4 खाने की मजदूरी ही करता हूँ और अब की दुनिया को भी ले जाऊंगा, वहाँ मुझे खाने पीने की तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं, मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। लेकिन गोबर चाहता तो अच्छे से अपनी माँ से बात कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों चीज़ों को मिसकम्युनिकेट, गुस्सा भी उसको है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, तो चीज़ों को शायद कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहा है। और कम्युनिकेट नहीं करने के कारण बहुत ज़्यादा फिर कहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन होता चला जाता है आपस में। तो पहले पिता के साथ उसकी नहीं बन रही थी, बाद में देखना उसकी माँ के साथ भी नहीं बन पाती उसकी। बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कहते हैं कि छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं मन में, जैसे वो धीरे-धीरे फिर एक बड़ी गलती में तब्दील हो जाती है। और जब एक बड़ी गलती में तब्दील हो जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है, सब सबको पता है। बस बात यही है। तो गोबर के साथ में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन गोबर बहुत सारी बातों में गलत नहीं है, लेकिन कुछ बातों में वो गलत है और वो चीज़ों को सही कर सकता था, वहाँ भी उसने बहुत सारा गड़बड़ कर दिया। ले जाने को भी नहीं रोकती, लेकिन प्रदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, उनके आगे पीछे सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं, और ये तो स्वार्थ का संसार है। जिसके पास 4 पैसे गम खाओ, वही अपना खाली हाथ माँ बाप भी नहीं पूछता। वो क्या बोल रहा है कि संसार स्वार्थ का है, पैसे होगा तो माँ बाप भी पूछेंगे, सब पूछेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। कन्या कटाक्ष समझ गई, उसने सिर से पांव तक आग लगी, बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसों के यारों ने समझ लिया। आंखों देख रहा हूँ, नहीं देख रहे हो। माँ बाप का मन इतना निष्ठुर नहीं होता। वहाँ लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं, 10-20 पर तो दे दूं। माँ बाप कर्ज वापस लेते हैं, कर्ज माफ लेते हैं। किसके लिए? लड़के लड़कियों के लिए, कि अपने भोग विलास के लिए। देखिए बात कैसे आ जाती थी। तो माँ बाप इस माँ के साथ उसकी बहस हो जाती थी कि सब पैसे की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। जबकि माँ का ऐसा कोई इस तरह का दृष्टिकोण नहीं था उसका, बेचारी का। क्या तुमने क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया? मैंने तो पैसा भी नहीं जाना, बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। माँ तो ही बोलेगी, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया ना, पालने में तुम्हारा क्या लगा? वो क्या बोला, तुमने इसे क्या पाला, इसे मैं तो बड़ा हो गया ऐसे। मतलब ये थोड़ा अच्छी बातचीत नहीं हो पा रही है। जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। वो सब नहीं खाया, वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बना था, और तुम भी चाहती हो
तो दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्जा चुकाऊँ, लगा दूँ, लड़कियों का ब्याह करूँ, जैसे मेरी स्थिति की तुम्हारा देन भरने के लिए मैं भी तो बाल बच्चे हैं, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। वो क्या बोल रहा है कि तुम क्या चाहते हो सब कुछ कर्जा मैं ही उठाऊँ तुम्हारे घर का, मेरे भी तो बच्चा हो गया है, उसका भी तो खर्चा मुझे उठाना है। अब मतलब बेचारी क्या बोलेगी, उसने ये सब बोला ही नहीं कभी उसने, लेकिन गोबर वहां तक चला जाता है। तो गोबर को ये सब नहीं बोलना चाहिए था कम से कम, क्योंकि धनिया उससे बहुत उस तरह से मतलब कहते हैं ना कि अपने औलाद से तो प्यार होता ही है। तो वो बड़ी आत्मीयता के साथ उसको आने दे के आते तक कभी किसी कष्ट के अपने दुख के बारे में कभी उसने अवगत नहीं करवाया कि बेटा अभी ये दुख है। और ऐसी बात नहीं कि गोबर को पता नहीं कि माँ बाप का दुख क्या है। गोबर तो 1 साल से पैसा कमाने लगा है, बाकी पहले तो यही जिंदगी जी रहा था। और इतना थी कि उसको मतलब धनिया को बेचारे को बार बार विलेन बना देते हैं लोग, पहले भी विलेन बना दिया उसको, भोला के मामले में भी, गुड़िया के मामले में भी। और यहाँ भी उसको एक कहते हैं ना कि बुरा बुरा कैरेक्टर के रूप में तब्दील कर दिया, जबकि धनिया बुरी नहीं है मन से। वो हमेशा चीज़ों को बहुत ही सरलता सहजता से देखती है, उसमें मैनेज करने की क्षमता नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब अपना फिर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है बस। वो कहते हैं उस तरह की दुनियादार नहीं है कि जब कि अपना काम है तब चापलूसी कर लो और काम निकल गया तो बदल दो, ऐसा नहीं। वो मतलब बिल्कुल जो जैसी है वैसी ही है, और जिस प्रकार की है हमेशा अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करती है। यही उसके व्यक्तित्व की विशेषता है। वो बार-बार चेहरा नहीं बदलती है, न अपने घर में न बाहर कहीं पर भी। उसका जो सहज स्वभाव है, जो सहज तरीका है, जो सहज दुनिया को समझने का, जीवन को जानने का, उसी तरीके के साथ वो जीवन जी रही है। बस, और उसका वही स्टाइल है। उसी स्टाइल के साथ वो बाकी सारी चीज़ें करती है। इसलिए लोग उसके बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। लेकिन धनिया इस प्रकार की महिला बिल्कुल भी नहीं है। अब धनिया सन्नाटे में ये सब बात बोलता है गोबर, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। धनिया सन्नाटे में आ गई, एक क्षण में उनके जीवन का प्रति स्वप्न जैसे टूट गया। उसका तो जीवन का सपना था कि मेरा बेटा है, और बेटा ही इस प्रकार की बात बोल रहा है, तो उसका दिमाग तो खराब होगा ना। इस बेटे को लेकर के उसने सारे अरमान पाले हुए हैं। तो कहते हैं कि तू हिसाब किताब सब देख के जा बेटा, सब काम करके जा। लेकिन बेटा तो कुछ और ही सोच रहा है, कुछ उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो जाएगा। जब से गोबर गिराया, उसके मुख पर हंस की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की है, तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सोचन बढ़ गई थी। निशब्द थकते हुए बालों की तरह गधे पर खड़े हो चने की भांति उसके सारे अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर-चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी, वो टूट गई, तो किस सुख के लिए जी? मतलब जिस बेटे को लेकर इतना सारा उम्मीद किया था उसने, मतलब पैसे की बात नहीं थी, और पैसा उसने कभी मांगा भी नहीं। लेकिन जिस व्यवहार, जिस उदारता की बात वो चाहती थी, जैसे लगता है कि अपना बेटा ही पराया हुआ एक सेकंड में, उसका मन एकदम उदास हो जाता है, एकदम टूट जाता है। बेचारी एकदम हताश हो जाती है। लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। कभी भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं किया। माँ बाप दोनों ही उसका कुछ होते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। उसने कौन कहता है कि तुम माँ बाप का देना चुका। माँ बाप के लिए ये क्या कब चुकेगी। वह इज्जत आबरू के साथ भले मानुसों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो उसका गला न दबाएंगे। जूलिया को ले जाना चाहता है, उसी से ले जाए। दलिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि जूलिया को वहाँ ले जाने से उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात की कि वो इतना बिगड़ उठा। और वो आग जूलिया ने लगाई है, ये बैठे बैठे उसे बदतर पड़ा रही है। देखिए बेचारी महिला है, तो उसको लगा कि शायद इसकी पत्नी ने सिखा दिया होगा, लेकिन जूलिया भी इस चीज़ को समझ नहीं पाती। जूलिया को लगता है कि मेरी सास मेरे साथ बुरा कर रही है, जबकि बेचारी
हमेशा दुनिया को बचा के रहिए। गोबर तो चला गया छोड़ करके, चाहे गाँव का डाँड बनना हो, घर परिवार की बातें, सारी ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करना हो, सब कुछ इसने किया है। और आज इसी को आप दुश्मन बना रहे हैं, तो ठीक नहीं है। यह शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहाँ रुपये पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। तो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है, यहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती है। ये सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी भूल लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता न था, ये खुद ही मिल गया, इससे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी, तब कैसी ब्याह ब्याह करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। तो उसी नेकी का बदला है, इसी चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा, फिर आदमी को बदनामी का सामना करना पड़ा। खेती टूट गई, सारी दुर्गति हो गई, और आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखिए तो आंख हो गई, कभी ऐंठी ऐंठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बात नहीं पूछी, तो सास का पाँव दबाने के लिए तेरे लिए दौड़ती थी। डाइव उसके जीवन की निधि को उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। तो देखिए, मतलब ये उसका भी सहज रिएक्शन है भाई, कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, आज आज मेरे खिलाफ क्यों जा रही है? आज मैंने सब कुछ नहीं कहा उसने। तो धनिया बहुत उदास हो जाती है, धनिया का मन एकदम रुखा रुखा हो जाता है बेचारी का, कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था अपने पुत्र के बारे में, लेकिन हमारा पुत्र इस प्रकार की बात हमें बोल रहा है, कितनी दुख की बात है। दुखित स्वर में बोली, निरंतर तुम्हें कौन दे रहा है बेटा, तुम ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही है, बहनें तुम्हारी ही है, घर तुम्हारा ही है, यहाँ बाहर कौन है और हम क्या। बहुत दिन बैठे रहेगी, घर की बरसात बना रहोगे, तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है, कि और किसी के लिए। अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। पहले जानती थी चुटिया ढागिर बनकर हमें को डसेगी, वो बात बोल देती है कि चुटिया ने तुमको सिखाया था। और वो उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सारी बात सहजता से बोल रही है, लेकिन क्या करेंगे आप। सहजता कब असहजता में बदल जाती है, और चीजें किस प्रकार से भरभरा करके गिर जाती है। आप देखिए, कितनी अच्छी मित्रता थी सब में, लेकिन जैसे पूरा परिवार बिखर गया चंद समय में। गोबर ने तिनक कर कहा, अब नादान नहीं हूँ कि दुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो, तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। अब देखिए, जबकि धनिया ने कभी कहा ही नहीं कि तू मेरी गृहस्थी का बोझ उठा। वे सब मतलब खबर इतना स्वार्थी, यानी कि पैसे की दुनिया में इतना चला गया है। ये जो आज पूंजीवाद का जो प्रभाव कह सकते हैं, कि किसी आदमी धन पिपासु हो जाता है। चुड़िया भी कोठरी में निकल कर बोली, और चुड़ैल का गुस्सा दाढ़ी पर न उतारो। कोई बच्ची नहीं है कि उन्हें फोड़ दूंगी, कोई बच्चा नहीं है कि मैं फोड़ दूंगी। अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का सुख सुख चाहते हैं, सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हो। धनिया ने दांत पिस कर कहा, अच्छा दुनिया बहुत ज्ञान नमूदार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यह आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी, तब अपना भला बुरा नहीं सोच रहा था उस घड़ी। अब भी अपना भला बुरा सोचने लगती है, तो आज तेरा कहीं पता नहीं होता। बस, अब देखिए, यही से सारी समस्या शुरू हो जाती है, और धनिया गलत नहीं है। यहाँ गोबर कुछ अलग तरह का मिजाज में आ गया है, और गोबर को इस प्रकार का व्यवहार अपने मतलब माँ के साथ तो कम से कम नहीं करना चाहिए। माँ ने तो कुछ भी नहीं बोला उसको, पिता ने शायद कुछ बोला है, ठीक है, पिता की बात हो सकती है। माँ तो हमेशा उसकी उस तरह समझा, लेकिन माँ के सामने वो धन की, पैसे की, और महिलाओं के विवाह की बात करता है, और बोलते हैं पापा परेशानी उठाएगी। ये सब बात बोलने की जरूरत क्या है उसको। फिर संग्राम छिड़ गया बस, और इतना भयंकर झगड़ा हो जाता है कि मत पूछिए क्या हो जाता है।
ताने बहरे गाली गलौज थुक्का फजीहत कोई बात बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। कोई परोठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी गुड़िया और 20 स्त्रियां, मतलब सब गांव के लोग आ जाते हैं। गांव में तो आप जानते हैं लोग आ जाते हैं, जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं ना। तो आपस में इतना झगड़ा गोबर और जूनिया और धनिया में हो रहा था। और सब जैसे धनिया को ही दोषी मान रहे हैं, धनिया का कोई दोष भी नहीं है यहाँ पर। जूनिया घड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं काम न रखा था। दरिया की आज तक की किसी से न पटी थी। एक सब लोग कहते हैं कि सब बुराई करते हैं, फिर दरिया की बुराई करते हैं। दुनिया तो सबसे लड़ाई झगड़ा करती है, बहुत बेकार महिला है, पति को भी कोसती, पुत्र को भी कोसती, बहू को भी कोस रही है, जबकि धनिया का कहीं कोई कसूर नहीं है यहाँ पर। तब भोरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ धनिया, चुप रह। मेरे मुंह में काले की मत लगा। हाँ, अभी मंड भरा हो तो सुन। धनिया पुकार कर मारकर जोड़ हाथ क्यों तोड़ी। तुम भी रोटी डाल पकड़ कर चले, मैं ही दोषी हूँ। तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटे छोटों के मुंह लगे वो छोटा। धनिया किस तरह से दुनिया को छोटा मान लो। देखिए सारी चीजें मैंने कहा ना कि धनिया और दुनिया में झगड़ा हो जाता है जबरदस्त। तो गोबर अपने जाने की तैयारी कर रहा है इधर। पूरी ने आदर कंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ करने का मन तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पास छुपाओगे तो बुरा कुछ बुरा न होगा। इस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, क्या उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो क्या कहता कि मैं उसको अपनी माँ नहीं मानता। पूरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी। जूलिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों पर अंचल में छुआ। दुनिया के मुंह से आशीष का एक शब्द भी न निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं, मगर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। जूलिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे एक चमार का लड़का संदूक लिए गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर वापस लखनऊ जा रहा है काम करने के लिए। और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो, सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठ कर रोने के लिए भी स्थान न बचा। मतलब धनिया दुखी उदास परेशान है, बेचारी रो रही है। तो क्या बोले, उसके पास तो कुछ था ही नहीं, क्या बोल सकते बेचारी। तो ये स्थिति है। और किस तरह से गोबर लखनऊ से धन कमा कर आता है, होशियार होकर आता है, सब कुछ अच्छा करके आता है और गांव में भी अच्छा करता है, लेकिन अपने माँ बाप के साथ बिगाड़ करके उसने अच्छा नहीं किया। और उनको नाराज करके, उनको दुखी करके वापस लखनऊ जा रहा है। लखनऊ तो उसको वैसे भी जाना था, लेकिन वो खुशी खुशी जाता तो उनका भी मन अच्छा लगता और दोनों बहनें भी खुश हो जाती। तो दोनों बहनों का भी मन उठ गया भाई से भाभी से, और माँ बाप का भी उठ गया। तो उसकी सारी मेहनत, सारी होशियारी के बावजूद भी अगर वो इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, तो यकीन की उसकी नादानी और नासमझी, और इसकी कीमत उसको आगे चुकानी पड़ेगी। आपका समझदार होना, होशियार होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं ना कि चीज़ों को कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं, कितना हम्बल हो पाते हैं, कितना विनम्रता से चीज़ों को हल करते हैं, वो भी होना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। लेकिन वो गोबर कहीं न कहीं असफल होता हुआ नज़र आता है, और अपने माँ-बाप को और अपनी बहनों को नाराज़ करके वो चाहे कितना भी धन कमा ले, कितना भी ऊँचा हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ख़ास तौर से उस माँ को नाराज़ कर रहा है जो मतलब उसको देख कर के, उसकी खुशी को देख कर के गदगद हुई जा रही है। और उसपे वो एहसान के तोहमत लगा रहा है कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊँगा, मैं तुम्हारा पैसा दूँगा। जबकि माँ ने उससे 1 रुपया भी नहीं माँगा कभी, और कहा भी नहीं कि बेटा रुपया दे के जा तू। वो तो उसको आत्मीयता के साथ मतलब बड़े अच्छे तरीके से डील कर रही है, और कहीं भी अपने पराये का भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन गोबर ही ये सब कुछ कर रहा है। आगे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ तक सुना मुझे, और सुनिए पूरा। कोई भी वीडियो पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा-थोड़ा सुनने से चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको। थोड़ा पेशेंस रखना है और लगातार सुनते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस को जारी रखिए। शब्बा खैर।